हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले फेज़ 2 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 को देने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिनका फ़ेज़ 1 में नहीं हो पाया सिलेक्शन, या जो भी कैंडिडेट एपियरिंग कैंडिडेट्स इस बार बैठने जा रहे हैं, उन सभी के लिए फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर तक आ जाएगा और एग्ज़ाम जो है नवंबर तक लिए जाने की संभावना आयोग ने जो है आयोग की तरफ से श्री अतुल प्रसाद सर ने खुद कहा है। तो ऐसे में जो है फ्रेंड्स अभी से ही आपको प्रैक्टिस करना है ताकि इस बार आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और एग्जामिनेशन हॉल में फ्रेंड्स आपसे सभी क्वेश्चन सही अटैम्प्ट हों। तो इसी होप के साथ शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सवालों को। आज का इम्पॉर्टेंट सवाल जो पहला है हमारा, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। आपने यह सवाल कई बार एग्जाम में देखा होगा फ्रेंड्स। तो जो लेक सुपीरियर झील है यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में अवस्थित है, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है दुनिया की। याद रखिएगा, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील संयुक्त राज्य अमेरिका में लेक सुपीरियर झील है। चलिए, ये तो विश्व की बात हुई। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील की बात करें तो फ्रेंड्स तो आप फैक्ट याद रख सकते हैं, उलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और अगर बात करें सबसे खारे पानी की झील की भारत में, तो यह चिल्का झील है। तो आप दोनों ही फैक्ट को अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। आपको बताना है जो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। तो इनका नाम है MS सुब्बलक्ष्मी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, यह जो थी वाद्य संगीत में निपुण थी। और MS सुब्बलक्ष्मी प्रथम भारतीय महिला है जो UNA में जो है अपनी कला का प्रदर्शन भी कर चुकी हैं फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। आपको बताना है ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया है। तो ऑप्शंस में जो दिया गया है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग मैडम क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैडम क्यूरी है, इन्होंने जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कब कब किया है फ्रेंड? तो याद रखिएगा, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने जो है संयुक्त रूप से वर्ष 1903 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में तथा वर्ष 1911 ईस्वी में जो है मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए दिया गया था। तो ये 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो है महिला हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस जो है चैनल के साथ जुड़ पाएँ। प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मैं बोल रही हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद पूछ रहा है, गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नेतृत्व जो किया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने की थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है धरासना स्थान पर आंदोलन जो था केंद्र बिंदु माना जाता था, यह याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो यवनिका जिसे पर्दा कहते हैं, तो इसका शुभारंभ किया गया था फ्रेंड्स यूनानियों के द्वारा। याद रखिएगा, यूनानियों ने किया था इसका शुरुआत। और भारत में संगीत की शुरुआत जो है सामवेद से होती है। किससे होती है? सामवेद में। जो आपके 4 वेद हैं उसमें जो सामवेद है आपका, उससे शुरू होती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है, 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया। तो यह जो है आपका दामोदर मावजे को प्रदान किया गया ज्ञानपीठ 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। मोस्ट VVI सभी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, अच्छे से आप रीड कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की बैठक संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह संविधान प्रेरित
जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया से जो और क्या क्या लिए गए हैं, तो समवर्ती सूची भी लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन जो यहाँ पे है ये भी लिया गया है, और समवर्ती सूची भी लिया गया है। तो आप ये दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें अगर हम अमेरिका की, अमेरिका के जो है संविधान से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात, ये सभी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। बात करें अगर ब्रिटेन की, तो विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है फ्रेंड्स। चलिए, कई बार एग्जाम में होता है कि अलग अलग देश के संविधान से पूछ ही देता है क्वेश्चन, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है, आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की जो किस्म है यह अरेबिका है। क्या है, अरेबिका। अधिकतम कॉफ़ी उगाने वाली यह किस्म है, जो कि भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में उत्पादित होता है। जगह भी याद रखिएगा, अगर पूछ दे अरेबिका कॉफ़ी भारत के किस राज्य में उगाया जाता है, तो ये इस क्वेश्चन को भी आप क्या टैकल कर सकते हैं या अच्छे से बना सकते हैं। तो अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में भारत में उगाई जाती है। अच्छा चलिए, और एक बात बताइए, भारत में चाय सबसे अधिक उत्तम किस्म की कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। दोनों ही फैक्ट आप याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि का रूपरेखा तैयार किया गया वह हरित क्रांति के रूप में जो है परिणत हो गया। अगर बात करें हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो इसका काल था फ्रेंड्स 1961 से 66 तक जो था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल था, जब भारत और चीन और पाकिस्तान जो था युद्ध लड़ना पड़ा और भारी सूखा और अकाल का यह समय रहा था। तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, तो क्या लक्ष्य होता है इसका? इसका लक्ष्य होता है आपका निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अवमूल्यन का लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना होता है। और भारत में अब तक जो है कुल 3 बार जो है रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। 1949 में, 1966 और 1951 में जो है रुपया का अवमूल्यन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया गया है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है यह आपके संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता का सीधा जो संबंध होता है अर्थव्यवस्था के आकार से होता है, और यह जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की सबसे बड़ी 6ठे नंबर में आती है अर्थव्यवस्था के मामले में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक राज्यों के संघ में वर्णित किया है। भारतीय संविधान भारत को एक राज्यों के संघ में जो है कहा गया है, और भारत राज्यों का संघ है। राज्यों को केंद्र ने जो है बनाया है और राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग प्रथम और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है भारत के राज्य प्रक्षेत्र का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके, तो यह हो जाएगा 14 दिन तक। यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जो कि धन विधेयक है, राज्यसभा यदि 14 दिनों के अंदर स्वीकृत ना करे तो दोनों सदनों से यह जो होता है पारित मान लिया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और यह जो धन विधेयक है सर्वप्रथम जो है लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है। तो किससे की जाती है? तो जोसेफ मेजनी, कैवूर, गैरिबॉल्डी या बिस्मार्क। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है फ्रेंड्स। और बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जाने जाते हैं, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है भारत का एकीकरण किया था, क्योंकि देशी राज्यों का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नाम है, क्या है फ्रेंड्स? तो इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आइकर्व्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो यह माप है आपके उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि की। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ अन्य प्रायोजन के लिए भी अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपका 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। उनमें से एक है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? आपने कई बार यह सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिला होगा आपको। तो याद रखिएगा, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल हैं, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं। और ये चंपारण आंदोलन था क्या? तो ये भी याद रखिएगा, 1917 ईस्वी में जो है ये बिहार के पश्चिम चंपारण में आंदोलन था, याद रखिएगा, जिसमें गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? आपको बताना है तकला मकान मरुस्थल किस जगह पर अवस्थित है। तो इसकी जो लोकेशन है, यह मरुस्थल चीन के सिकियांग प्रांत में स्थित है, या फ्रेंड्स याद रखिएगा, तकला मकान चीन के सिकियांग, अगर प्रॉपर जगह पूछेगा तो याद रख सकते हैं सिकियांग में स्थित है। बात करें अगर मंगोलिया की, तो मंगोलिया में भी एक मरुस्थल है, आपको जानना चाहिए। तो मंगोलिया में पाया जाता है गोबी मरुस्थल फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि आपका मंगोलिया में पाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? तो इसके विज्ञान को हम कार्टोग्राफी कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। और मानचित्र के विज्ञान जो कार्टोग्राफी में मानचित्र के विस्तृत अध्ययन करने के लिए जो है किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। फ्रेंड वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं बोलूँगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तुओं का मूल्य घट जाता है, या मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है? इनमें से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति का मूल्य घटता है मुद्रास्फीति के अंतर्गत, याद रखिएगा। मुद्रास्फीति के कारण जो है अधिक मुद्रा जो है खर्च करना पड़ता है जब वस्तु खरीदते हैं, अर्थात वस्तु के क्रय में अतिरिक्त मुद्रा चुकाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो यह जो है आपके सदस्य राष्ट्र के जो है सहयोग से बनती है। IMF जो है
की पूंजी सदस्य राष्ट्र के सहयोग से बनती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो IMF है, इसकी स्थापना जो है, अगर पूछे फ्रेंड्स, पूछे क्या, पूछता ही है कई बार एग्जाम में, तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 1944 को हुई थी। IMF की स्थापना जो है 1944 को हुई थी, लेकिन यह जो प्रभावी हुआ था 27 दिसंबर 1945 से हुआ था। तो दोनों ही फैक्ट आप याद रख सकते हैं। 1944 को जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी और 27 दिसंबर 1945 को यह जो है प्रभावी हुआ था। और इसमें जो है अभी कुल देशों की संख्याओं की बात करें फ्रेंड्स IMF की, तो इसमें कुल 190 देश अभी जो है शामिल हैं। और अगर बात करें इसके वर्तमान प्रबंधक निदेशक की, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। यह भी आप याद रखिएगा क्योंकि जो हेड के बारे में कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी जो है यह हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह होता है आपका तापीय बिजली से। भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जो कि भारत के कुल बिजली में लगभग जो है 67% आपका जो है योगदान देता है फ्रेंड्स, 67%। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा जो है अमाउंट में आप बिजली प्राप्त करते हैं ताप बिजली से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय थे आपके आचार्य JB कृपलानी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब स्वतंत्रता हमें मिलने वाली थी, लॉर्ड बेटन माउंट योजना जब स्वीकार की गई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे यह आचार्य JB कृपलानी थे। कई बार आपसे एग्जाम में यह सवाल जो है पूछा जाता है। 1947 के समय जो है आपका यह राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की जो है चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा। बात करें अगर ग्राम पंचायत चुनाव की, अगर पूछ दिया आपसे, तो उसके लिए 21 वर्ष। अगर ग्राम पंचायत का आप चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए आपको 21 वर्ष होना चाहिए, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो यह था आपका महात्मा गांधी ने जो है प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी ने कहा था साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, तथा इस विचार को विकसित भी किया था इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? मोस्ट VVI क्वेश्चंस हैं, तो याद रखिएगा यह भी कथन आपके महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो है, हम जिस चीज़ को टेस्ट करते हैं वो हमारे जो है जीव में नहीं है बल्कि मन में छुपा हुआ है। और गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। यह भी इनका कथन था फ्रेंड्स। तो आप इन कथनों को याद रखिएगा क्योंकि कथन से रिलेट भी आपको दे दिया जाता है और पूछता है एग्जाम में कि इनमें से किसका कथन है ये, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो यह अधिनियम जो है संशोधन अधिनियम किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अगर अंतराल की बात करें तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। और भारत में जो है अगर बात करें 3 सत्र बुलाते हैं,
यहाँ पे 2 सत्रों के बीच का अंतराल पूछा है, लेकिन अगर वहीं सत्रों की संख्या पूछ दे तो याद रखिएगा भारत में एक वर्ष में कुल 3 सत्र का आयोजन किया जाता है। 3 सत्र का, पहला होता है आपका बजट सत्र, फिर होता है आपका मॉनसून सत्र, फिर आता है आपका शीतकालीन सत्र। तो ये 3 सत्र हैं जो बुलाते हैं, और इन दोनों, बात करें एक दूसरे के गैपिंग की या अंतराल की, तो 6 महीने से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो किन किन धर्मों के मंदिर हैं शैलकृत गुफाओं में? तो यह है आपका हिंदू, बौद्ध तथा जैन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंदू, बौद्ध और जैन शैलकृत मंदिर एलोरा के गुफाओं में अवस्थित है। और एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णवन द्वारा किया गया था। अगला सवाल है हमारा, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। क्वेश्चन नंबर 34 में है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यह था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम जो है महत्वपूर्ण जो इसमें विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो यह है आपके पल्लवों का। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा जो है पल्लव कला से संबंध है, और ये भारत के दक्षिण में पल्लव वंश के कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करना है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम रथ का मंदिर बनाया था, जिसे तट मंदिर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय जो थे 1857 के दौरान आपके भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग थे। मोस्ट वीवीआई ये जो है सवाल है, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा ये सवाल को, और ये भारत के प्रथम वाइसरॉय भी थे। कौन थे? भारत के प्रथम वाइस रॉय भी थे फ्रेंड्स, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइस रॉय थे, और ये 1857 के विद्रोह में जो है गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 में, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे यह शाक्य वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, और यह जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में जो है शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं आपका 38 को। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या श्रीनगर, किनको नहीं मिलेगी ऊर्ध्वाधर किरणें? तो यह हो जाएगा आपका श्रीनगर को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें उन्हीं स्थानों या क्षेत्रों को मिलती है जिनकी स्थिति ग्लोब पर जो है 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण अक्षांशों के बीच होती है फ्रेंड्स, नॉर्थ या साउथ के बीच होती है 23.5 डिग्री, उन्हीं जो है क्षेत्रों में प्राप्त होती है ऊर्ध्वाधर किरणें। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? यह आपके कई एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला यह सवाल है, तो याद रखिएगा भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है 1911 से 1921 की दशक में दर्ज की गई थी। 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई थी। बात करें अगर भारत में जनगणना की शुरुआत की, तो सर्वप्रथम जो है लॉर्ड मेयो के समय हुआ था 1872 ईस्वी को फ्रेंड्स, 1872 ईस्वी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है लौह अयस्क, पशुधन, जल, जंगल।
तो कौन हो जाएगा जैव संसाधन जो है अजैव और नवीकरणीय, तो यह हो जाएगा आपका जल जो है जल संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंतर्गत नहीं आता है। तो जो नहीं आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, यह है आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, मथुरा। याद रखिएगा मथुरा जो है राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है। वही बात करें पानीपत, रोहतक, खुर्जा और क्या, ये सभी जो आते हैं आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 में, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को जो है भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है फ्रेंड्स। यह दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से, यह दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इनको कई नाम दिया गया है। दक्षिण की गंगा जो है कावेरी नदी को कहते हैं, वहीं गोदावरी नदी को जो है आपका वृद्ध गंगा कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, तंजानिया की राजधानी कहाँ है, आपको यह बताना है। तो डोडोमा हो जाएगा फ्रेंड्स। तंजानिया की जो राजधानी है यह डोडोमा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। तो यह अलग किया गया है 10 डिग्री चैनल से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। और यह जो है आपका द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। सवाल है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो यह सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए जो आईसी इंटीग्रेटेड चिप होता है यह बनाया जाता है आपका सिलिकॉन से। याद रखिएगा। और कंप्यूटर के लिए जो है आईसी चिप की खोज रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्बे ने सर्वप्रथम किया था। बात करिए अगर कंप्यूटर के जनक की, तो ये कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। अगर पूछे एग्जाम में तो आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, आतंकवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 47 में है आपका, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता। तो यह जीत लिया है आपका भारत ने। नेक्स्ट सवाल में है आपका, मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई। तो 2022 का जो एबल पुरस्कार है यह दिया जाएगा आपका डेनिस पार्नेल सुलिवन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में है आपका, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो किस में सम्मिलित किया गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। तो पंचायती राज सूची को जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में है, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो बिहार सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो है जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रत्येक 11 नवंबर को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है और इसे बिहार में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो यह करती है आयान मंडल। आयान मंडल वायुमंडल की रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है परिवर्तित करती है। और आयान मंडल जो है संचार मंडल के लिए जो है आदर्श मंडल माना जाता है, संचार के लिए। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है जो सही सुमेल नहीं है यह हो जाएगा आपका पीवीसी थर्मोसेटिंग हो जाएगा। यह जो है कथन सही नहीं है, वही बाकी तीनों जो है एक दूसरे से सही रिलेट हैं। बात करें अगर पीवीसी की, तो यह थर्मोप्लास्टिक से सुमेलित नहीं है, थर्मोसेटिंग से सुमेलित नहीं है क्योंकि यह प्लास्टिक से जो है बनाया जाता है, इससे प्लास्टिक बनाया जाता है फ्रेंड।
थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। क्वेश्चन नंबर 53 में है आपका पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है फ्रेंड्स? तो इनफ्लैमेबल होता है, अदाह्य होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो यह है आपका एसिटिलीन गैस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट गैस। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए फल को हम जो है एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है माणिक्य या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो यह ऑक्साइड हैं आपके एल्युमिनियम के। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं ये माणिक्य और नीलम। अगला सवाल है एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो किस में परिवर्तित किया जाता है? तो फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। 58 में है आपका स्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो स्टोकिनलिका जो है यह अवस्थित होती है आपके कान में। यह जो है मानव शरीर के कान में स्थित होती है और यह कान, नाक और गले को जोड़ती है। नेक्स्ट है यदि मनुष्य की एक आँख होती तो क्या होता? वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता, दृश्य क्षेत्र कम होता, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, या डी बी और सी दोनों। तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड? तो बी और सी जो हो जाएगा, डी ऑप्शन यह सही हो जाएगा। दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता अगर मनुष्य की एक आँख होती तो फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 60 को। 60 में है रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो यह है आपका विटामिन के। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विटामिन के रक्त के थक्के बनने में जो होता है सहायक होता है और यह जो होता है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के की बात करें तो यह वसा में घुलनशील होता है और इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में है निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है, आपको यह बताना है। तो जो हाइपोटेंशन है, दिल का दौरा, हाइपोटेंशन, यह जो है आपका सही मेल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, आपको यह बताना है। तो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। यह जो है अनियत तापी प्राणियों के संबंध में जो है सही कथन है, क्योंकि इनका जो तापमान है, शरीर का तापमान वायुमंडल के साथ जो है बदलता रहता है। और स्तनधारियों में सबसे अधिक तापमान बकरी की होती है, याद रखिएगा, जो कि 39 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है बकरियों में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, आपको यह बताना है। तो एक सूची आरएनए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एड्स का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है और एचआईवी एक रेट्रोवायरस होता है, जिसका अर्थ होता है कि एकल रेशिया आरएनए को अपनी आनुवांशिक सामग्री के रूप में ले जाना। नेक्स्ट सवाल है रडार के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे फ्रेंड्स एच टेलर और लियो सी यंग, याद रखिएगा, रडार के आविष्कारक थे। अगला सवाल है खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, खाने वाले सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, और इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में है आपका परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग हम ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, परमाणु पाइल का प्रयोग ताप
नाभिकीय संलयन के प्रचालन के रूप में किया जाता है। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 67 में है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह फूल की कली से होता है फ्रेंड्स। कहाँ से होता है? फूल की कली से होता है। नेक्स्ट सवाल है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना ले जाता है उसे कहते हैं? तो उसे हम जल रागी कोलाइड कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 में, गामा किरणें क्या होती हैं? तो गामा किरणें वे किरणें होती हैं जो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70 में है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं तो 38 ATP जो है बनता है या प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट सवाल में है, समुद्री खरपतवार निम्न में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन का जो होता है प्रमुख स्रोत होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। समुद्री खरपतवार आयोडीन का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो यह होता है आपका क्वाशीयोरकर। क्या होता है? क्वाशीयोरकर नामक जो होता है रोग प्रोटीन की कमी से शिशुओं में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है फ्रेंड्स? तो यह जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जाइलम के द्वारा, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं आपका दारू के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो इसकी शाखा को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन जो होता है संबंधित जैविकी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर जो है डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि एक दूसरे तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।